IC 38 के क्वेश्चन और आंसर को हम लोग देखेंगे जो लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस का सिलेक्शन हम लोग देखेंगे। एग्जाम स्ट्रेटजी की बात करें तो 50 क्वेश्चन 1 घंटे में सॉल्व करना रहता है। ऑब्जेक्टिव होता है, पासिंग 35% है। हम कम से कम 10 क्वेश्चन भी अगर सॉल्व करते हैं, बाकी का ऑप्शन सी या बी कोई भी सेलेक्ट करके टिक किया, तभी भी हमको 10 नंबर आ जाता है प्रोबेबिलिटी से, और टोटल नंबर हमको 20 हो जाते हैं। कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सबके सब ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन नेगेटिव नंबर नहीं है, तो कोई क्वेश्चन अनआंसर्ड नहीं होना चाहिए, सबका टिक होना चाहिए। अगर हमको 17 नंबर भी आया तो 1 नंबर ग्रेस देके हम पास कर जाते हैं। अब आते हैं कि हम क्वेश्चन आंसर को कैसे सॉर्ट आउट करें। कहते हैं कि एक आदमी के रिस्क को डाइवर्सिफाई कैसे कर सकते हैं फाइनेंशियल मार्केट में। तो कलेक्टिंग फंड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस नहीं, और इन्वेस्टिंग इनटू वन प्लेस कभी नहीं। अलग अलग जगह से पैसा लेके हम एक जगह पैसा डालते हैं तो उससे हमारा रिस्क नहीं कम होता है, बल्कि इन्वेस्टिंग फंड इन ए वेरियस अक्रॉस वेरियस असेट क्लासेस, अलग अलग क्लासेस में अगर हम पैसा डालते हैं तो हमारा रिस्क मिनिमाइज होता है। अब मेथड टू मैनेज रिस्क कौन कौन सा है? तो या तो हम रिस्क को अवॉइड कर दें, या रिस्क को रिड्यूस करें, या रिस्क को रिटेन करें। ये 3 मेथड होते हैं। पूछा जाता है रिस्क ट्रांसफर का, रिस्क को ट्रांसफर कैसे करते हैं? तो इंश्योरेंस लेकर, हैविंग इंश्योरेंस इज ए मेथड ऑफ रिस्क ट्रांसफरिंग। कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क कैसे कैलकुलेट की जाती है? कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क तो प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट के आधार पे। व्हाट हेल्प टू डिटरमाइन द इंश्योरेंस नीड ऑफ इंडिविजुअल, एक आदमी के इंश्योरेंस नीड कैसे कैलकुलेट की जाती है? तो ह्यूमन लाइफ वैल्यू पे, एक आदमी का जो ह्यूमन लाइफ वैल्यू है उसी के आधार पर उसके इंश्योरेंस नीड की गणना की जाती है, ना कि फ्यूचर वैल्यू पे और ह्यूमन इकोनॉमिक वैल्यू पे। ह्यूमन लाइफ वैल्यू एक कंसेप्ट है जो कि प्रोफेसर हबनर ने दिया था, और ये नेट अर्निंग पे डिसाइड होता है। ह्यूमन लाइफ वैल्यू मीन्स नेट अर्निंग मीन्स टोटल अर्निंग माइनस उनके एक्सपेंसेस को। ह्यूमन लाइफ वैल्यू कहता है कि एक आदमी अपने टोटल अर्निंग का 10 to 15 टाइम्स एटलीस्ट इंश्योरेंस लेना चाहिए। फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी इन द वर्ल्ड, जैसे फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी वर्ल्ड आया तो एमिकेबल सोसाइटी फॉर परपेचुअल इंश्योरेंस, ये इसका सही आंसर है। लेकिन एमिकेबल सोसाइटी फॉर परपेचुअल इंश्योरेंस किसने दिया था? तो विलियम टैलबॉट और थॉमस एलन ने 1706 में। लेकिन यहाँ पे आता है कि अगर फर्स्ट इंडियन इंश्योरेंस कंपनी लाइफ नहीं है तो बॉम्बे म्यूचुअल एश्योरेंस कंपनी, ये 1870 में ये हमारा फर्स्ट इंश्योरर था। अभी 1818 में ओरिएंट लाइफ इंश्योरेंस, ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जो इंडिया में स्टार्ट हुई थी कोलकाता में, और इंडियन के लिए, नीड फॉर यूरोपियन कम्युनिटी के लिए। तो ओरिएंट 1818 में था, और एमिकेबल फर्स्ट कंपनी है इन वर्ल्ड में। हमको ये ध्यान देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेगुलेटर, जैसे रेगुलेटर आया तो इंडिया में 3 ही रेगुलेटर है। म्यूचुअल फंड के लिए सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक के लिए, और इंश्योरेंस के लिए आईआरडीए। फुल फॉर्म भी पूछता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आईआरडीए का फुल फॉर्म है। अब इससे रिलेटेड और एक आध क्वेश्चन आईआरडीए से रिलेटेड आ जाता है। नॉर्मली ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री को प्रमोट करता है, रेगुलेटिंग एंड प्रमोटिंग द इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया, आईआरडीए का काम है। ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ था आईआरडीए एक्ट 1999 में, 1999 में। किसके रिकमेंडेशन द्वारा? तो मल्होत्रा कमेटी के द्वारा, जो इनकॉर्पोरेटेड हुई थी अप्रैल 2000 में। प्रेजेंट में एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में? तो ये 49% है। आईआरडीए का फुल फॉर्म पूछेगा, आईआरडीए का रूल्स एंड रेगुलेशन एंड मल्होत्रा कमेटी, और इंश्योरेंस कितना एफडीआई है? तो वो 49%। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है आईजीएमएस क्या है, फुल फॉर्म क्या है इसका? तो इंटीग्रेटेड ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम। किसके लिए? अगर कोई भी ग्रीवांसेस है तो वो आईजीएमएस के थ्रू कंप्लेन की जा सकती है, कस्टमर कंप्लेन कर सकता है आईजीएमएस के थ्रू। ये लॉन्च किया गया था ईयर 2010 में, इंटीग्रेटेड ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम। अभी कहते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 1986 में था, हु कैनॉट बी क्लासिफाइड इनटू एज ए कस्टमर, उसको कस्टमर नहीं माना जाएगा। तो अगर कोई गुड्स एंड सर्विसेज यूज करता है
और फॉर कमर्शियल पर्पस के लिए तो उसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज ए कस्टमर। अब यहाँ पे लिमिट पूछता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का लिमिट कितना है, तो अगर 20 लाख तक का कंप्लेन है तो वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में कंप्लेन किया जाएगा, और 20 लाख से ऊपर का है तो वो स्टेट कमीशन के पास कंप्लेन की जाएगा, और 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में स्टेट के पास जाएगा, और 1 करोड़ या उससे ऊपर है, एक्सीडिंग 1 करोड़ के ऊपर है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपना कंप्लेन कंज्यूमर फोरम में कोई भी कस्टमर कर सकता है। तो ये कंज्यूमर फोरम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ईयर भी याद रखना है 1986। प्रोटेक्शन एक्ट इंश्योरेंस कंपनी, ब्रांड और शॉपकीपर तीनों के लिए लागू होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर कस्टमर टू लॉन्च ए कंप्लेन। अगर किसी कस्टमर को कोई कंप्लेन है इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड टू उसको पैसा कम मिला, ज़्यादा मिला, तो वो इंश्योरेंस अम्बड्समैन में जा सकता है। पुलिस, सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। इंश्योरेंस अम्बड्समैन क्या है, तो यहाँ पे डिस्प्यूट सॉल्व होता है। डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए कंज्यूमर फोरम और लीगल कोर्ट भी है, बट लीगल ऑप्शन में जाने से में अगर कोई भी केस पेंडिंग है तो अम्बड्समैन में नहीं जा सकता है। अब अम्बड्समैन को हम हिंदी में लोकपाल कहते हैं। यहाँ पे आदमी को अपना पक्ष खुद ही रखता है। इंश्योरेंस अम्बड्समैन ने जो डिसीजन दिया वो इंश्योरर को यानी इंश्योरेंस कंपनी को कंपलसरी फॉलो करना रहता है। आदमी चाहे तो, कस्टमर चाहे तो नहीं भी फॉलो करे। ये एक नॉन जुडिशियरी ऑर्गेनाइजेशन है, क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव, एफिशिएंट और इम्पार्शियल वे है। अभी तक 17 अम्बड्समैन है इंडिया में। 1 साल के भीतर रिजेक्शन अगर है क्लेम का तो वो वहाँ पे जाया जा सकता है। नॉर्मली ये डिसीजन 30 डेज के भीतर अम्बड्समैन या लोकपाल दे देता है। अगर 15 दिन के भीतर दिया तो इंश्योरेंस कंपनी अम्बड्समैन को अवार्ड देती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कितने दिन के भीतर दिया तो अवार्ड मिलेगा, तो 15 डेज के भीतर। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है डील विद द प्रीमियम। तो प्रीमियम को डील करने के लिए कंसिडरेशन एक एलिमेंट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का, जो सही आंसर है हमारा। बाकी ऑफर, एक्सेप्टेंस, ये सब भी एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट के। नॉर्मली एलिमेंट कौन कौन से होते हैं लाइफ इंश्योरेंस के, तो वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन एंड कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड लीगल एस्पेक्ट। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन प्रीमियम कैलकुलेशन के लिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, यूरेमा फाइट्स के प्रिंसिपल क्या होता है। तो यूरेमा फाइट्स एक अटमोस्ट गुड फेथ, यानी जो कुछ भी डेटा डिस्क्लोज किया गया है मटेरियल फैक्ट किसके द्वारा, कस्टमर या प्रपोजर के द्वारा, प्रपोजल फॉर्म में, वो प्रिंसिपल ऑफ यूरेमा फाइट्स के हिसाब से आता है, या अटमोस्ट गुड फेथ। अगर उसमें कोई डेटा गलत पाया जाता है मटेरियल फैक्ट में तो वो कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वाइड हो जाएगा। इसके प्रिंसिपल यही है। यूरेमा फाइट्स एक लैटिन वर्ड है, इसको अटमोस्ट गुड फेथ कहते हैं। मटेरियल फैक्ट, इंफॉर्मेशन जो कुछ भी दिया गया है रिलेटेड फैमिली हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, फाइनेंशियल डिटेल, ऑक्यूपेशनल डिटेल, वो सब कुछ सही दिया गया है। एक डिक्लेरेशन है जो प्रपोजल फॉर्म पे रहता है। दूसरा एक लैटिन वर्ड आता है कैवेट एम्प्टर, विच मीन्स बायर बीवेयर। एक लैटिन वर्ड है, कभी कभी लैटिन वर्ड को भी पूछा जाता है, इसका मीनिंग क्या है। तो यूरेमा फाइट्स अटमोस्ट गुड फेथ को कहते हैं, और कैवेट एम्प्टर बायर बीवेयर को कहते हैं, और डिस्क्लोजिंग द मटेरियल फैक्ट यूरेमा फाइट्स में आता है। नेक्स्ट आते विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ कैश वैल्यू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट के लिए, सिक्योर इन्वेस्टमेंट को इसका बेस्ट एडवांटेज है कैश वैल्यू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलो इज इंश्योरेंस प्लान। हम पहले जानते हैं एटलीस्ट नो अमाउंट ऑफ सेविंग एलिमेंट, कोई अमाउंट सेविंग नहीं होता। तो टर्म इंश्योरेंस ऐसा इंश्योरेंस प्लान है जिसपे मरने के बाद पैसा मिलता है, यानी खाली रिस्क कवर है, कोई भी पैसा इसमें मैच्योरिटी पर नहीं मिलता है। एंडोमेंट प्लान में मैच्योरिटी पे भी पैसा मिलेगा और मरने पे भी पैसा मिलेगा। प्योर एंडोमेंट प्लान में या होल लाइफ प्लान, दोनों एक ही है,
यानी जिसपे खाली मैच्योरिटी पे पैसा मिलता है, और मनी बैक में बीच बीच में पैसा मिलता है। तो टर्म इंश्योरेंस केवल रिस्क प्रोटेक्शन है, रिस्क को कवर करता है, आदमी मर गया तो ही पैसा मिलेगा, इसमें कोई भी सेविंग एलिमेंट नहीं होता है। ये चार अलग अलग प्रकार के प्लान होते हैं, जिसको कि कंबाइन करके इंश्योरेंस कंपनी अलग अलग नाम देता है। टर्म इंश्योरेंस, एंडोमेंट प्लान, प्योर एंडोमेंट एंड मनी बैक। रिस्क ट्रांसफर फॉर रिस्क पुलिंग इज कॉल इंश्योरेंस। जहां पे भी रिस्क ट्रांसफर आया, हमको इंश्योरेंस ही टिक करना चाहिए। रिड्यूस द चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ रिस्क, जो लॉस प्रिवेंशन, कोई भी चांसेस है तो उसको कम करेगा। अभी 400 घर है, एक घर की कीमत 20,000 रुपया है, और कहा जा रहा है कि उसमें से 4 घर जल गया, यानी 80,000 का नुकसान हुआ। तो अब कितना ज़्यादा एनुअल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए बाकी रूम ओनर से या हाउस ओनर से? तो 80,000 डिवाइड बाई, मेरा 80,000 का नुकसान हुआ, डिवाइड बाई 400 हाउसेस, तो 200 रुपये आता है। 200 रुपये अगर हम कंट्रीब्यूशन एक्स्ट्रा लेते हैं तो मेरा होता है। विच ऑफ द ट्रू रिगार्डिंग द लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, क्या होना चाहिए? तो 2 पार्टी होना चाहिए, ये कंपलसरी है इंश्योरेंस एक्ट 1872 के हिसाब से। विच इन्वॉल्व प्रेशर इम्प्लाइज थ्रू द क्रिमिनल मीन्स, कोरेशन, बस याद रखना है उसको। इंश्योरेंस इंटरेस्ट, इंश्योरेबल इंटरेस्ट किसके किसके बीच होता है? तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है ऑफ ए पर्सन इन ए असेट टू बी इंश्योर्ड। इंश्योरेबल इंटरेस्ट कब चेक की जाती है? तो जब हम नॉमिनी रखते हैं। इंश्योरेबल इंटरेस्ट किसके किसके बीच होता है? तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच, क्रेडिटर डेबिटर के बीच, और फैमिली मेंबर्स के बीच। इंश्योरेबल इंटरेस्ट अगर दो एम्प्लॉय एक आदमी का पैसा जहाँ पे उसके पैसे पे जो डिपेंडेंट रहता है, उनके बीच में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। हम नॉमिनी नॉन रिलेटिव मेंबर्स को नहीं बना सकते हैं। इंश्योरेबल इंटरेस्ट में जो हमारे रिलेटिव हैं या क्रेडिटर डेबिटर एक दूसरे को नॉमिनी बना सकते हैं, या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। यहाँ पे इसका ऑप्शन पहला सही है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ ए पर्सन इन असेट टू बी एश्योर्ड, असेंशियल फॉर इंश्योरेबल इंटरेस्ट टू बी प्रेजेंट इन ए केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। ये कब चेक होता है? एट द टाइम ऑफ पॉलिसी लेते टाइम में। फ्री लुक पीरियड, कोई भी फ्री लुक पीरियड के भीतर कस्टमर चाहे तो अपनी पॉलिसी को कूलिंग ऑफ या कैंसिल करा सकता है। क्या पॉलिसी का कैंसिल कराना कूलिंग ऑफ या फ्री लुक कहते हैं। पॉलिसी बॉन्ड मिलने के 15 दिन के भीतर अगर कस्टमर को लगता है कि वो उसको रिटर्न करना चाहिए ड्यू टू सम कंडीशंस, तो वो 15 दिन के भीतर रिटर्न कर सकता है। कूलिंग ऑफ पीरियड 15 डेज का होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स प्लानिंग, तो कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? तो टैक्स इवेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैटेगराइज अंडर द ट्रांजेक्शन प्रोडक्ट, बैंक डिपॉजिट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैटेगराइज अंडर ट्रांजेक्शनल प्रोडक्ट, तो बैंक डिपॉजिट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगराइज अंडर कंटीजेंसी फंड प्रोडक्ट, तो लाइफ इंश्योरेंस। विच ऑफ द कैटेगराइज अंडर द वेल्थ अकोमोलेशन, तो शेयर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंजिबल प्रोडक्ट, तो हाउस कार तो टांजिबल है, सोप टांजिबल है, लाइफ इंश्योरेंस ही इंटेंजिबल होता है। प्राइमरी पर्पस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, कि क्या है प्राइमरी पर्पस इंश्योरेंस का? तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एन इंडिविजुअल हु इज अमॉन्ग द बेस्ट एडवाइज टू परचेज ए टर्म प्लान। तो टर्म प्लान किसको लेना चाहिए? जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा लायबिलिटी होना चाहिए। इंडिविजुअल हु नीड्स इंश्योरेंस बट हैड द लो बजट, कम पैसे में एक बड़ा रिस्क कवर प्लान ले सकता है जिसपे केवल रिस्क होता है, उसके कोई भी मैच्योरिटी नहीं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसमें से कौन नॉन ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। तो यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस जो प्रोडक्ट है, ये एक नॉन ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। बाकी सारे प्रोडक्ट चलते हैं, ये बंद हो चुका है, नॉन ट्रेडिशनल है। विच ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव, या ऑब्जेक्टिव क्या है मॉर्गेज रिडम्पशन इंश्योरेंस का? तो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, किसको? तो होम लोन बोरोअर्स जो होते हैं उनको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। व्हाट डज ए पॉलिसी लैप्स मीन, जब पैसा भरना बंद कर देता है पॉलिसी होल्डर। डिसकंटिन्यू द प्रीमियम पेमेंट,
तभी वो लैप्स होता है। इसमें से इन्वेस्टमेंट रिस्क क्या होता है यूलिप प्लान का, वो कौन बेयर करता है, तो इंश्योर्ड पर्सन। यूलिप प्लान एक मार्केट रिलेटेड प्लान है जिसमें कि लॉक इन पीरियड 5 ईयर्स का होता है। यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, इसके एक यूनिट के भाव को हम एनएवी कहते हैं। एनएवी का फुल फॉर्म नेट एसेट वैल्यू। 4 अलग अलग फंड रहते हैं, बॉन्ड फंड, बैलेंस फंड, ग्रोथ। तो इसमें इन्वेस्टमेंट रिस्क कौन बेयर करता है, तो इंश्योर्ड, जो इंश्योर्ड पर्सन है वही बेयर करेगा। प्रीमियम का मीनिंग क्या होता है, प्राइस पेड बाय द इंश्योर्ड पर्सन, जो पैसे जिन्होंने इंश्योरेंस लिया है उन्होंने जो कीमत चुकाई है, कब, जब पॉलिसी लेते टाइम, तो उसी को हम प्रीमियम कहते हैं। इसमें से कहते हैं कौन सा फैक्टर नहीं है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम कैलकुलेट करते टाइम में, तो रिबेट इसका कोई भी फैक्टर नहीं होता है प्रीमियम कैलकुलेशन के टाइम में। पॉलिसी विड्रॉ कब की जाती है, तो पॉलिसी को सरेंडर ऑफ द पॉलिसी जब हम करते हैं तब हम और पैसा वापस लेते तो पॉलिसी विड्रॉल होती है। सरेंडर वैल्यू का अप टू 90% तक लोन अवेलेबल होता है, ये हमको ध्यान रखना रहता है। अप टू 90% ऑफ सरेंडर वैल्यू लोन मिल जाता है। इसमें से सरप्लस को डिफाइन कैसे की जाती है, सरप्लस किसका, इंश्योरेंस कंपनी का, तो एक्सेस वैल्यू ऑफ असेट ओवर लायबिलिटी सरप्लस होता है इंश्योरेंस कंपनी का। कौन सा यूलिप का कंपोनेंट नहीं है प्रीमियम कैलकुलेशन के टाइम में, तो सोशल सिक्योरिटी चार्जेस, ये एक कंपोनेंट नहीं होता है यूलिप के प्रीमियम के टाइम में। एज प्रूफ को दो भागों में बांटा जाता है, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड एज प्रूफ में स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड पे अगर डेट ऑफ बर्थ है तो वो होता है, या वापिस सर्टिफिकेट, कई बार पूछा जाता है कि वापिस स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है। इसमें से राशन कार्ड, होरोस्कोप, पासपोर्ट और विलेज पंचायत सर्टिफिकेट में केवल पासपोर्ट को हम स्टैंडर्ड एज प्रूफ में लेंगे। स्टैंडर्ड में ये पैन कार्ड, वापिस सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट आई कार्ड जो रहता है उसको हम स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट लेते हैं, या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, इन सब चीज़ों को हम स्टैंडर्ड एज प्रूफ लेते हैं। कई बार हमसे पूछा जाता है कि राशन कार्ड स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट है या नहीं है, तो राशन कार्ड हमेशा नॉन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट है। वापिस सर्टिफिकेट जो चर्च द्वारा दी जाती है क्रिश्चियंस को, वो सर्टिफिकेट को हम स्टैंडर्ड एज प्रूफ में कंसीडर करते हैं। एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट यूज टू मेकिंग द प्रपोजल फॉर्म इज कॉमनली नोन एज, जब प्रपोजल फॉर्म रहता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म रहता है, तो मेकिंग ए प्रपोजल नोन एज ए प्रपोजल फॉर्म, इट्स नॉट एप्लीकेशन फॉर्म और रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जो प्रपोजर भरता है इंश्योरेंस लेने से पहले, प्रपोजल फॉर्म में उसके नेम, डिटेल और बाकी के सारे डिटेल्स दी जाती है। पॉलिसी जब लॉगिन हो गई तो उसके बाद फर्स्ट प्रीमियम रिसीट, एफपीआर का फुल फॉर्म भी पूछता है। ये एक एविडेंस है पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट का कि पॉलिसी स्टार्ट हो गया, रिस्क कवर कस्टमर का स्टार्ट हो गया, ये इसका एविडेंस होता है। एफपीआर पॉलिसी लॉगिन होने के बाद जो पैसा भरने के बाद रिसीट मिलता है, फर्स्ट प्रीमियम रिसीट कहलाता है। इस पे भी उसके नाम, डिटेल्स, पॉलिसी टर्म कितने साल का है वो मेंशन रहता है। ओके, और हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज एविडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कौन सा एक डॉक्यूमेंट है जो एविडेंस होता है कॉन्ट्रैक्ट किसके किसके बीच, इंश्योरर और पॉलिसी होल्डर या इंश्योर्ड पर्सन के पास, तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट या पॉलिसी बॉन्ड पेपर एक ही चीज़ है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट को या पॉलिसी बॉन्ड पेपर कहते हैं। स्टैंडर्ड पॉलिसी डॉक्यूमेंट, पॉलिसी जो मेंशन की जाती है फॉर्म के फर्स्ट पार्ट में, वो पॉलिसी शेड्यूल, विच ऑफ द बिलो फॉर्म ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड पॉलिसी डॉक्यूमेंट, तो ये पॉलिसी शेड्यूल में मेंशन की जाती है। कुछ क्लाउज एक्स्ट्रा स्पेसिफिक प्रोविज़न रहता है, जैसे प्रेगनेंसी के टाइम में कोई पॉलिसी राइट करती हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो वो स्पेसिफिक पॉलिसी प्रोविज़न में जाएगा। ये पॉलिसी शेड्यूल स्टैंडर्ड प्रोविज़न और जनरल प्रोविज़न का पार्ट नहीं होता है। वैसे नॉर्मल पॉलिसी प्रेगनेंसी से पहले पॉलिसी नहीं ली जाती है, आफ्टर 3 मंथ के बाद पॉलिसी नहीं ली जाती है। अंडर विच सर्कमस्टांसेस द पॉलिसी होल्डर नीड टू अपॉइंट, जो माइनर होगा, माइनर मीन्स अगर नॉमिनी 18 साल से छोटा है तो उसको अपॉइंटी रखना पड़ता है। अगर इंश्योर्ड इज माइनर है तो वहाँ पे अपॉइंटी रखना रहता है। इन ऑर्डर टू पॉलिसी एक्वायर्ड टू द गारंटी सरेंडर वैल्यू, गारंटी सरेंडर वैल्यू कब मिलेगा, तो प्रीमियम मस्ट बी पेड एटलीस्ट 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स, ये पहले साल था, अब नए कंडीशन के हिसाब से 2 साल का भी प्रीमियम बढ़ा गया है, तब भी उसको सरेंडर वैल्यू मिलता है। लेकिन पहले
3 साल भरना था, तो आपके पास ऑप्शन में जैसा रहता है वो देखें। नॉर्मली अभी भी 3 साल का ही क्वेश्चन वो लोग सेट करते हैं। व्हेन द पॉलिसी डीम टू बी लैप्स, जब प्रीमियम नहीं भरा ड्यूरिंग द ग्रेस पीरियड मंथली में 30 डेज का और ईयरली हाफ ईयरली क्वार्टरली में 30 डेज का और मंथली में 15 दिन का। मंथली प्रीमियम में 15 दिन का, ईयरली हाफ ईयरली क्वार्टरली में 30 डेज का रहता है ग्रेस पीरियड। अगर इस पीरियड में पैसा नहीं भरा तो पॉलिसी विल बी कंसिडर्ड एज ए लैप्स्ड, पॉलिसी को हम कंसिडर करेंगे। खाली ध्यान रखना है कि माइक्रो इंश्योरेंस में वीकली प्रीमियम भी भर सकता है और ग्रेस पीरियड 30 डेज का होता है, ईयरली हाफ ईयरली क्वार्टरली में, मंथली में 15 दिन का। विच ऑफ द स्टेटमेंट बिलो इज करेक्ट इन रिगार्डिंग टू द ग्रेस पीरियड। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बताया है कि स्टैंडर्ड ग्रेस पीरियड 30 डेज का होता है और 31 डेज का, 1 मंथ या 31 डेज विच एवर। ए सेक्शन इंश्योरेंस पॉलिसी नॉमिनेशन अलॉट, नॉमिनेशन के लिए हमेशा ध्यान रखना है सेक्शन 39, सेक्शन 38 होता है असाइनमेंट के लिए। अंडरराइटर का रोल, विच ऑफ द डिनोट्स द अंडरराइटर रोल ऑफ द कंपनी, डिसाइड द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ रिस्क। अंडरराइटर कौन होता है? जो कि रिस्क असेस करता है। रिस्क कौन से तरह का? फिजिकल रिस्क, ऑक्यूपेशनल रिस्क, मोरल हैजार्ड रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क। तो ये और रिस्क असेसमेंट ऑफ रिस्क इज कॉल्ड अंडरराइटिंग। तो वो रिस्क असेस करने के बाद प्रीमियम पॉलिसी लेने के कितना प्रीमियम आएगा और पॉलिसी या इंश्योरेंस लेने के लायक है या नहीं है प्रपोजल फॉर्म, वो डिसाइड करता है अंडरराइटर। तो यहाँ पे ऑप्शन है डिसाइड एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ रिस्क, ये अंडरराइटर के रोल होते हैं। द फर्स्ट अंडरराइटर कौन होता है? तो एजेंट या हाँ, एजेंट या एडवाइजर ही फर्स्ट अंडरराइटर होता है। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। सीमा इज सफरिंग फ्रॉम ए एक्यूट डायबिटीज। अब डायबिटीज़ को न्यूमेरिकल मेथड से जो नंबर दी जाती है डिजीज़ को, वहाँ से इसका कैलकुलेशन नहीं होगा क्योंकि डायबिटीज़ के भी वेरियस होते हैं। तो वो मेडिकल होने के बाद सफरिंग फ्रॉम एक्यूट डायबिटीज़ है तो फिजिशियन रिपोर्ट वगैरह अंडरराइटर मांगता है और जजमेंटल मेथड के थ्रू सेक्शन ली जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलो द डेथ क्लेम विल बी ट्रीटेड एज ए अर्ली। अर्ली डेथ क्लेम, दो तरह के डेथ क्लेम होते हैं, अर्ली नॉन अर्ली। अर्ली डेथ क्लेम पॉलिसी होल्डर या इंश्योरर अगर मर जाता है 3 साल के भीतर पॉलिसी ड्यूरेशन के, तो वो अर्ली डेथ क्लेम में कंसीडर होता है। अर्ली डेथ क्लेम में इन्वेस्टिगेशन होता है और बाकी उसका नॉन अर्ली में कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं होती है। अर्ली डेथ क्लेम विद इन 3 ईयर्स ऑफ द पॉलिसी कमेंसमेंट के, जिस दिन पॉलिसी लिया है उसके 3 दिन के भीतर 3 ईयर्स के भीतर अगर डेथ क्लेम आ गया तो वो अर्ली डेथ क्लेम में आएगा। ओके पॉलिसी में पीरियडिक माइलस्टोन के बाद जो पैसा मिलता है उसको हम सर्वाइवल बेनिफिट या पीरियडिकल सर्वाइवल क्लेम कहते हैं। जो मनी बैक पॉलिसी में बीच बीच में पैसा मिलता है सर्वाइवल बेनिफिट या पीरियडिकल सर्वाइवल क्लेम कहते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में इंश्योरेंस प्रीमियम डील होता है मॉर्बिडिटी, रोगी या रोगियों की संख्या, मॉर्बिडिटी को कहते हैं। ये स्टैटिक्स से कैलकुलेट किया जाता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस जैसे डील होता है तो विथ मॉर्बिडिटी पे। पीपीएन का फुल फॉर्म प्रेफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क, मीन्स उस प्रोवाइडर नेटवर्क के भीतर जो भी फिजिशियन या हॉस्पिटल रहता है उसमें ही हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी के लिए एप्लीकेबल है। अंडरराइटिंग ऑलरेडी बताया है कि रिस्क सिलेक्शन और रिस्क प्राइसिंग, अंडरराइटिंग असेसमेंट ऑफ रिस्क इज कॉल्ड अंडरराइटिंग, रिस्क सिलेक्शन और रिस्क प्राइसिंग अंडरराइटिंग का प्रोसेस है। अटमोस्ट गुड फेथ, यूरेमाफाइड्स पहले थ्योरी आया था, ये एप्लीकेबल होता है किसके लिए? इंश्योरर और इंश्योर्ड पर्सन दोनों के लिए। प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, अंडरराइटिंग इज रिक्वायर्ड फॉर फॉलोड बाय इंश्योरर और इंश्योर्ड दोनों के लिए। हेल्थ क्लेम के लिए भी या किसी भी क्लेम के लिए 3 ईयर्स को हम अर्ली डेथ क्लेम मानते हैं। यहाँ पे एक सेक्शन 45 आता है इंडिस्प्यूटेबल क्लाउज, अगर कोई भी डेटा गलत भी दी गई है और लेकिन 3 साल खत्म हो गया है तो जो कुछ भी डेटा दिया गया है उसको ट्रू माना जाएगा और उसी के हिसाब से क्लेम मिलेगा। इंडिस्प्यूटेबल क्लाउज अगर पूछा तो सेक्शन 45 में कंसीडर होता है। वट एवर डेटा अगर 3 साल तक
हो गया है तो जो कुछ भी डेटा प्रोवाइड किया गया है कस्टमर द्वारा उसको सही माना जाएगा और उसी के हिसाब से क्लेम मिलता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट आते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी पे। कभी कभी टर्मिनोलॉजी पूछा जाता है। सीपीटी, करेंट प्रोसीड्योर टर्मिनोलॉजी को हम सीपीटी कहते हैं। आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, याद करने के लिए है अप्रैल 2000, 1 अप्रैल से होता है। एफपीआर, फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट। आरपीआर, जब हम दोबारा प्रीमियम भरते हैं तो रिन्यूअल प्रीमियम रिसिप्ट। टीपीए, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। एमएचआर, मोरल हैजार्ड रिपोर्ट, एजेंट भरता है। पीपीएन, प्रेफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क। आईजीएमएस, इंटीग्रेटेड ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम। ह्यूमन लाइफ वैल्यू। केवाईसी, नो योर कस्टमर। पीएमएलए, प्रिवेंशन एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2005 में आया था। कोपा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। टैरिफ, एनआईए, नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी। आरओपी, रिटर्न ऑन प्रीमियम। एमडब्ल्यूपी एक्ट, मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कभी कभी इसके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, कभी उसका ईयर पूछा जाता है, तो ये हमको याद रखना ज़रूरी होता है। तो हम इसको एक बार देख लें। एग्ज़ाम से पहले भी अगर हम इसको देख लेंगे तो हमको फुल फॉर्म आना चाहिए। एक दो क्वेश्चन कहीं ना कहीं इससे आ ही जाता है, या तो ईयर पूछेगा या फुल फॉर्म पूछ लेगा। ठीक है, चाहे तो हम स्क्रीनशॉट लेके इसको एक बार देख लें। कुछ अलग अलग हैं जिसको भी देखना चाहिए था। लोन और सरेंडर आफ्टर 3 इयर्स, पुराने पॉलिसी में। नए पॉलिसी में 2 साल का है, लेकिन वहाँ पे 3 इयर्स है तो 3 इयर्स को करे। प्रिजम्पशन ऑफ डेथ 7 इयर्स। कूलिंग ऑफ या फ्री लुक पीरियड, कब कैंसिल करा सकता है कोई भी कस्टमर अपना पॉलिसी, तो 15 दिन के भीतर। ग्रेस पीरियड, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली में 30 डेज का, और मंथली में ग्रेस पीरियड 15 डेज का होता है। मैंने 15 डेज ख़त्म, जिस दिन पेमेंट भरना था अपना पॉलिसी का, उसके अगर मंथली में है तो 15 दिन के भीतर वो पॉलिसी दे सकता है। लॉक इन पीरियड, कोई भी एंडोमेंट प्लान में 3 इयर्स का होता है, बल्कि यूलिप या मार्केट रिलेटेड प्लान में 5 इयर्स का होता है। यूलिप प्लान में सम एश्योर ईयरली का 5 टाइम्स, और ईयरली का 5 टाइम्स और सिंगल प्रीमियम का 1.25 टाइम्स होता है सम एश्योर। ये हमको ध्यान रखने का है, तो हम इसको भी एक लुक देख लें। कुछ ईयर भी पूछा जाता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1986 में। एमडीआरटी, फाउंडेड मिलियन डॉलर राउंड टेबल, जो एक रिकॉग्निशन है इंश्योरेंस एडवाइजर को, 1927 में आया था। इंश्योरेंस एक्ट 1938, नॉमिनेशन 39, यहाँ पे असाइनमेंट पूछा तो 38 होता है। एमडब्ल्यूपी, मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट कहते हैं, 1874 में। ये सेक्शन 6 एमडब्ल्यूपी एक्ट 1874, वाइफ हस्बैंड दो ही हैं, एक बच्चे हैं, तो अगर वो पॉलिसी लेता है तो उस एमडब्ल्यूपी एक्ट में उसका नॉमिनी ट्रस्टी होता है। सो दैट्स ऑल द बेस्ट। अगर कुछ डाउट आता है तो आप हमको क्वेश्चन फ़ोन करके पूछ सकते हैं। थैंक्स अलॉट, या मेल कर सकते हैं।